हेलो गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पे आज हम कवर करने जा रहे हैं बिज़नेस स्टडीज़ का चैप्टर 2 दैट इज़ फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन। ये चैप्टर हम कवर कर देंगे 2 शॉर्ट्स में और ये बहुत शानदार लेक्चर होने वाला है आपके लिए। इस चैप्टर को समझने के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस शॉर्ट में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो मैं आपको बताऊँगा एकदम ईजीएस्ट लैंग्वेज में होगा वो। और इस जो पीडीएफ है, ये 12 पेज की पीडीएफ है, ये पार्टनरशिप तक की पीडीएफ है। उसके बाद पार्ट 2 की पीडीएफ मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगा। ये इस पीडीएफ के बाहर से एक क्वेश्चन भी नहीं उठ के आएगा, ये मैं आपको उसकी गारंटी देता हूँ। ठीक है, सो हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं अब। ओके, सो इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले हमारे लिए सबसे पहले इस चैप्टर का ही मतलब जानना होगा। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स का मतलब होता है टाइप्स, यानी टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर में हमारे लिए सिर्फ 5 प्रकार के बिज़नेस के बारे में पढ़ना है और कुछ नहीं। जैसे 5 प्रकार के बिज़नेस कौन से हो सकते हैं, वही हम बस इस चैप्टर में पढ़ेंगे और कुछ नहीं। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये 5 प्रकार के बिज़नेस के बारे में हमें पढ़ना है और कोई से फॉर्म के बारे में हमें नहीं जानना है और होते भी नहीं है देखा जाए तो। ठीक है, अब वो स्टार्ट करते हैं हम ये चैप्टर। चलिए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, यहाँ एक इंट्रो दिया है कि वाइल स्टार्टिंग अ बिजनेस और एक्सपांडिंग एन एग्जिस्टिंग वन, an important decision related to the choice of the form of organization is most appropriate. Form is determined by weighing the merits and limitations of each type of organization against one's own requirement. इसमें कुछ नहीं बोला है, इस पैरा में पूरा बस इतना ही बोला है कि जब हम किसी बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं या एक्सपांड करते हैं किसी पुराने बिज़नेस को, अपन को एक इम्पॉर्टेंट डिसीज़न लेना पड़ता है रिलेटेड द चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये अपन को डिसाइड करना पड़ता है, मतलब किस लेवल पे हमें बिज़नेस खोलना है। लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, सिंगल पर्सन ओन करेगा, मल्टीपल पर्सन ओन करेगी, ये सब हमें पहले से डिसाइड करके रखना होता है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म इज़ डिटरमाइंड बाय वेइंग। कैसे हम अप्रोप्रिएट सबसे बेस्ट फॉर्म डिटरमाइन कर सकते हैं, हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं जब हम उसके मेरिट्स को कंसीडर करेंगे, उसकी लिमिटेशन को कंसीडर करेंगे, तभी हम बता पाएंगे कि हाँ ये हमारे लिए सूटेबल है कि नहीं है। अगर नहीं होगा तो फिर हम उसे रिजेक्ट कर देंगे, अगर होगा तो फिर हम उस पर गो थ्रू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 5 प्रकार के बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म्स आ गए हैं। कौन कौन से है वो? सोल प्रोप्राइटरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस से अपन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी कहते हैं। ठीक है, और फिर पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। इन्हीं के बारे में पढ़ना और कोई सा नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब एक एक करके हम सबके बारे में एकदम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल यानी सिंगल ओनली, सोल यानी सोल ओनली या सिंगल ओनली, एंड प्रोप्राइटर मतलब ओनर। सोल यानी सिंगल, प्रोप्राइटर मीन्स ओनर, एंड प्रोप्राइटरशिप यानी ओनरशिप। पूरा ये जो लिखा है सोल प्रोप्राइटर या सोल प्रोप्राइटरशिप, इसका पूरा अगर अपन देखें एक ईजी वे में इसकी डेफिनेशन देखें तो इससे आप सीधे लिख सकते हैं ओन्ड बाय सिंगल इंडिविजुअल, ऐसा आप लिख सकते हैं। ओके, अब सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, इसकी एक और डेफिनेशन अगर आपसे बोला कि डिफाइन सोल प्रोप्राइटरशिप, 2 नंबर में क्वेश्चन आ गया, सो आप इसकी क्या डेफिनेशन लिखोगे। अगर 1 नंबर में आया तो आप ऐसा भी लिख सकते हो ओन्ड बाय सिंगल इंडिविजुअल, और इसे एलैबोरेट फॉर्म में करने के लिए आ गया 2 नंबर के लिए, तो फिर आप ऐसा लिखोगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ ओन्ड, मैनेज and controlled by a single person who is the receiver of all profit and bearer of all losses and risk.
बहुत आसान डेफिनेशन में ये है। इसके आगे देखो आप यहाँ पे इसके फीचर्स के बारे में भी डिस्कस किया है, ठीक है। इससे एक बहुत इजी डेफिनेशन बन रही है, आप खुद ही बना सकते हो कि व्हाट डू यू मीन बाय सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ अ फॉर्म ऑफ बिजनेस where the business entity is owned, managed and controlled by a single individual या single person who is the receiver of all profit and bearer of all losses या फिर risk। सिंपल ईजी डेफिनेशन, इससे ईजी और कोई डेफिनेशन नहीं हो सकती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या फीचर्स हो सकते हैं, ठीक है गाइस। पहला फीचर क्या हो जाएगा इसका, फॉर्मेशन एंड क्लोजर। फॉर्मेशन एंड क्लोजर क्या होता है सोल प्रोप्राइटरशिप का, बहुत ज़्यादा इजी होता है। इजी क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड नहीं है, सेपरेट लॉ इसका कोई है नहीं, ये किसी लॉ के हिसाब से चलता नहीं है। आपको सोल मान लो एक बिज़नेस स्टार्ट करना है, आपने डिसाइड किया है कि वहाँ के ओनर सिर्फ आप होगे, आपको जाना है सीधे। थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड क्या होगी, कुछ ही चीज़ें बस रिक्वायर होगी और उसके अलावा कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं होगी। सीधे आपको बिज़नेस स्टार्ट करना है, आपको कोई चीज़ नहीं चाहिए पड़ेगी। जैसे सर्टिफिकेट चाहिए पड़ेगा, मान लो आप फूड का कोई बिज़नेस खोल रहे हो तो उसका एक सर्टिफिकेट चाहिए पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन वगैरह आप कहाँ पे खोल रहे हो दुकान वगैरह उसका चाहिए पड़ेगा। उसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड नहीं है। ईजी टू फॉर्म है, ईजी टू क्लोज है, आप जब चाहो तब खोल सकते हो, जब चाहो तब बंद कर सकते हो। इसका कोई सेपरेट लॉ नहीं है, और नो लीगल फॉर्मेलिटीज़ या फिर कुछ फ्यू लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी आप कह सकते हैं। ओके, लाइबिलिटी की हम बात करें। अब देखो लाइबिलिटी दो प्रकार की होती है, लाइबिलिटी दो प्रकार की होती है, एक होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, एक होती है लिमिटेड लाइबिलिटी। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब होता है कि यहाँ पे आपकी जो पर्सनल एसेट्स है, पर्सनल एसेट्स मतलब घर पे मान लो घर पे जो टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब जो अदर इक्विपमेंट्स है या फर्नीचर है आपके घर का, वो भी एक्वायर हो सकते हैं। पर्सनल एसेट्स जो है वो एक्वायर्ड हो सकते हैं टू पे थर्ड पार्टी डेप्ट। व्हाट डू यू मीन बाय थर्ड पार्टी डेप्ट। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, मान लो आपने सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिज़नेस स्टार्ट किया, आपने लोन लिया 2 लाख रुपए का, आपको बिज़नेस में हो गया भारी लॉस। आपने जो 2 लाख रुपए का लोन लिया था, यू कैन नॉट पे दैट लोन बैक। अब क्या करें भाई, वो आ गया आपसे पैसे वापस लेने, आपने बोला नहीं है पैसे, वो जाएगा आपके घर से फर्नीचर या जो पर्सनल एसेट्स है आपके वो यूज़ करेगा, वो ले लेगा, और उसके ऊपर उसका पूरा राइट है जब तक आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर ना हो जाओ। समझ रहे हो, जब तक आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर ना हो जाओ, जब तक उसके पास पूरा राइट है कि आपके वो पर्सनल एसेट्स एक्वायर कर सके। ये होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब। और लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी वो होती है जहाँ पे आपकी पर्सनल एसेट्स एक्वायर नहीं हो सकते। आप कब तक लायबल हो, आप तब तक ही लायबल हो जितना आपने शेयर लिया है, उसके आगे आप लायबल नहीं हो। समझ रहे हो। लिमिटेड लाइबिलिटी व्हेन पर्सनल एसेट्स कैन नॉट बी एक्वायर, पर्सनल एसेट्स अपन एक्वायर नहीं कर सकते लिमिटेड लाइबिलिटी में, या फिर आपके पर्सनल एसेट्स एक्वायर नहीं होंगे, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप में कौन सी होती है, लिमिटेड अनलिमिटेड, तो यहाँ पे होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट आया है सोल रिस्क बियरिंग और प्रॉफिट रिसिपेंट। व्हाट डू यू मीन बाय सोल रिस्क बियरिंग एंड प्रॉफिट रिसिपेंट। सोल रिस्क बियरिंग एंड प्रॉफिट रिसिपेंट मतलब होता है कि यहाँ पे अकेले ही हमें रिस्क उठाना है, अकेले ही जो प्रॉफिट कमाया है उसका खाना है, ख़त्म बात, इतनी ही बात है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस लाइन, सोल प्रोप्राइटरशिप इज द सोल ओनर हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द बिजनेस अफेयर्स। एक अकेला बिजनेस ओनर है, जो भी बिजनेस में होगा वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। एनी रिस्क, कोई रिस्क उसने लिया, ऑफ फेलियर ऑफ बिजनेस इज बॉर्न ऑल अलोन बाय हिम। वही जो देखो मान लो उसने रिस्क लिया, उससे लॉस हो गया, उसका बिजनेस डूब गया,
वही अकेला लायबिल है, वही उसी अकेले की गलती है, वही अकेला सारा लॉस उठाएगा और कोई नहीं उठाएगा, ये कह रही है ये वाली लाइन। और उसने ऊपर वाली लाइन में यही बोला कि अगर मान लो प्रॉफिट हो जाए तो वो किसी के साथ उसे प्रॉफिट शेयर नहीं करना पड़ेगा, उसी का है सारा प्रॉफिट, उसी का है सारा लॉस, ख़त्म बात। कंट्रोल की हम बात करें तो कंट्रोल की जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो है अपने सोल प्रोप्राइटरशिप के ओनर के पास। वन मैन शो चलता है यहाँ पे, और ऑल द राइट टू रन द बिजनेस एंड टू मेक ऑल द डिसीजंस लाइज एब्सोल्यूटली विद द प्रोप्राइटर यानी ओनर ऑफ दैट बिजनेस। He can carry out his plans without any interference from other। क्या बोला उसने? कंट्रोल में बोला कि जितनी भी डिसीजन मेकिंग पावर्स है वो अकेले बंदे के पास है, अकेले ओनर के पास है, उसी के पास है पूरी पावर उस बिज़नेस में कोई डिसीज़न लेने की या देने की, और कोई इंटरफेयर नहीं करेगा उसके प्लान्स के बीच में। फिफ्थ पॉइंट कहता है देयर इज़ नो सेपरेट लीगल एंटिटी। व्हाट डू यू मीन बाय नो सेपरेट लीगल एंटिटी? देखो आपने अकाउंटेंसी में शायद पढ़ा होगा पहले चैप्टर में कि बिजनेस हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब कि जो ओनर है और जो बिज़नेस है वो दोनों सेपरेट है, अलग अलग है। ये हमने अकाउंटेंसी में पढ़ा था। लेकिन भाई यहाँ तो कह रहा है देयर इज़ नो सेपरेट लीगल एंटिटी। भाई उसने तो रूल ही बदल दिया। नहीं भाई, रूल नहीं बदला है। देखो यहाँ पे क्या है, लिमिट लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी एक्वायर हो जाएगी, हाँ हो जाएगी। उसके ऊपर से क्या है, अगर मान लो सोल प्रोप्राइटर है उसे ही कुछ हो जाए, मतलब बैंकरप्ट हो जाए, मान लो वो उसे लॉस हो जाए तो बिज़नेस बंद हो जाएगा। हाँ भाई बिज़नेस बंद हो जाएगा क्योंकि अकेला ओनर है, वही ख़त्म तो सब ख़त्म। उसकी डेथ हो जाए तो बिज़नेस बंद हो जाएगा। उसको मान लो इम्प्रिजनमेंट हो जाए, जेल हो जाए तो बंद हो जाएगा। मान लो भाई थोड़ा इंसैनिटी हो जाए, वो थोड़ा पागल हो जाए तो क्या बिज़नेस बंद हो जाएगा? हाँ, उसका मन ख़त्म हो जाए बिज़नेस चलाने का, बिज़नेस बंद हो जाएगा। हाँ, यानी बिजनेसमैन है तो बिज़नेस है, बिजनेसमैन नहीं तो बिज़नेस भी नहीं। तो यानी यहाँ पे क्या है, दोनों के दोनों सेम हैं, डिफरेंट नहीं है, अलग अलग नहीं है। ये हो गई अपने फीचर्स ख़त्म। यहाँ पे ये आपको इसमें से देखो टोटल 5 है, 5 के 5 अगर आ गए लिखने को तो 5 के 5 लिख लेना, वरना 3-4 तो याद कर ही लेना, आ सकते हैं। पहला है फॉर्मेशन क्लोजर, इजी टू फॉर्म इजी टू क्लोज, लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, सोल रिस्क बियरिंग एंड प्रॉफिट रिसिपेंट मतलब रिसीवर होता है। और कंट्रोल जो होता है अकेले सिंगल मैन के पास, सिंगल वन मैन शो चलता है यहाँ पे, और देयर इज़ नो सेपरेट लीगल एंटिटी। ये 5 अकेले इसके फीचर्स हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। पहला है क्विक डिसीजन मेकिंग। क्विक डिसीजन मेकिंग मतलब एक अकेला बंदा है, उसे कितना टाइम लगेगा कोई डिसीज़न लेने में, बस सोचने का, सोचा उसने डिसीज़न लेना है। लेकिन अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस जैसे पार्टनरशिप हो गई, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हो गया, और जॉइंट स्टॉक कंपनी हो गई, इन सब में क्या है, सिंगल मैन नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल है। तो उससे क्या होगा कि जो डिसीज़न मेकिंग में है डिले आएगा। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या है, क्विक डिसीजन मेकिंग है क्योंकि सिंगल पर्सन अकेला है। ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, ये भाई इतनी बड़ी लाइन जिका है, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन है, इसको एक वर्ड में डिफाइन करना है तो उसका मतलब हो जाएगा सीक्रेसी। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन लिख दो या फिर सीक्रेसी लिख दो, बात एक ही है। मतलब आपने जो डिसीज़न लिए वो आपके बिज़नेस के बाहर तब तक नहीं जाएगी जब तक आप खुद नहीं बताओगे, क्योंकि किसी और को इसमें अपन को इन्वॉल्व करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर है। अगर आप इन्वॉल्व करना नहीं चाहते हो तो कोई के पास कोई राइट नहीं है कि वो आए आपसे आपके बिज़नेस के अफेयर्स के बारे में पूछे और आपको बताना पड़े। ऐसा कोई लॉ नहीं है और ऐसी कोई नीड भी नहीं है अनटिल एंड अनलेस कि आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी ना हो। वरना मान लो आपके ऊपर लाइबिलिटी है
वो आ गया, क्रेडिटर आ गया आपके पास कि भाई मेरे पैसे चाहिए हैं, आप बताओ आपके बिज़नेस में क्या चल रहा है, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। आप ये तो बोलोगे नहीं मैं नहीं बता रहा, जाओ बतानी पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने उससे डेप्थ है वो आपके ऊपर, उसकी डेप्थ है, वो आपका क्रेडिटर है। अगर आपका लॉस हो रहा होगा और आपने प्रॉफिट का बता के रखा है उसे, ये तो गलत बात हो जाएगी फिर, है ना। तो यहाँ पे क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन है कि अपने जो सीक्रेट्स है वो बाहर नहीं आएगी अनटिल एंड अनलेस, जब तक हम ना बताएं, ठीक है। नेक्स्ट है डायरेक्ट इंसेंटिव है। यहाँ पे डायरेक्ट इंसेंटिव मतलब जितना ज़्यादा आप हार्डवर्क करोगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा, जितना कम हार्डवर्क आप करोगे उतना कम प्रॉफिट मिलेगा, और अगर आप हार्डवर्क ही नहीं करोगे तो आपको प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा, है ना। यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, मतलब अगर आप एफ़र्ट डालोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, अगर आप एफ़र्ट नहीं डालोगे तो आपको रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। फोर्थ है सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट मतलब सेंस ऑफ अचीवमेंट मीन्स सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि अपन को पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलता है। कैसे, हु वांट टू बी सेल्फ एम्प्लॉय, जिसे सेल्फ एम्प्लॉय होना है अकेले सोल प्रोप्राइटरशिप खोलेगा, और अगर वो उसका जो बिज़नेस है अच्छा रन कर गया तो उसे जो सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट यानी अचीवमेंट मिलेगा वो बस वही महसूस कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 पॉइंट है, मतलब ये 5वां पॉइंट है, 4 पॉइंट हो गए, 5th पॉइंट ये है ईज़ ऑफ फॉर्मेशन क्लोजर। ये हम पहले ही पढ़ चुके फीचर में, लेकिन एडवांटेज में क्यों आया है ये, क्योंकि भाई ईजी है ना, तो ईजी अपन ईजिली फॉर्म कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, एडवांटेज ही तो है। अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में क्या है, महीनों निकल जाते हैं बिज़नेस फॉर्म करने में। यहाँ पे हम कल प्लान बना, हमने अगले दिन बिज़नेस खोल दिया, ये भी पॉसिबल है भाई, अगर आपके पास इक्विपमेंट पहले से अवेलेबल हो तो। अब देखो, हु इज़ द ओनर इज़ ये क्या लिखा है, हु इज़ द ओनर इज़ अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, सॉरी गाइस ऐसा होगा, हु इज़ द ओनर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। कौन होता है, तो सिंगल पर्सन अकेला होता है, ओनली इंडिविजुअल, ठीक है। अब डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप क्या हो सकते हैं, यहाँ पे भाई 4-5 डीमेरिट दिए हैं, अपन वो भी पढ़ लेते हैं एक बार। पहला है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, लैक ऑफ कंटिन्यूटी, सॉरी गाइस, लैक ऑफ कंटिन्यूटी से मतलब क्या समझते हो आप, यही जो मैंने आपको पहले बताया था कि मान लो जो सिंगल पर्सन ओन कर रहा है बिज़नेस, उसकी अगर डेथ हो जाए, वो रिटायर हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए या बैंकरप्ट हो जाए, लुनेसी यानी इंसैनिटी हो जाए, पागलपन हो जाए, उसे पागल आगल हो जाए, और इम्प्रिजनमेंट हो जाए, या इसके अलावा भी कोई रीज़न हो जाए जिससे रीज़न आ जाए कि वो बिज़नेस कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है, तो क्या है भाई, बिज़नेस ख़त्म हो जाएगा। अगर एक बंदा अकेला ख़त्म होता है, उस बिज़नेस से अपना नाता छोड़ता है, वो बिज़नेस बंद करने का प्लान लेता है, तो क्योंकि यहाँ पे क्या सिंगल ओनर है, वो ओनर ही चला जाएगा तो बिज़नेस ओन कौन करेगा, इसलिए यहाँ पे क्या है, लैक ऑफ कंटिन्यूटी है। लिमिटेड लाइफ ऑफ बिज़नेस होती है, लिमिटेड लाइफ ऑफ बिज़नेस होती है, उतनी ही लाइफ होती है उस बिज़नेस की जितनी उस पर्सन की लाइफ होती है, यहाँ पे सीधे लिमिटेड लाइफ। अब मैं आपको एक जगह ऐसा भी दिखाऊंगा जहाँ लिखा होगा अनलिमिटेड लाइफ ऑफ बिज़नेस, याद रखना, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है कि पर्सनल एसेट्स भी एक्वायर हो जाएंगे, पर्सनल प्रॉपर्टी कैन बी एक्वायर्ड। लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड रिसोर्सेज हमने चैप्टर 1 में भी पढ़े थे, ये मतलब हमने 4M के बारे में चैप्टर 1 में ही पढ़ा था, मैंने आपसे वहाँ पे भी बोला था कि ये 4M अच्छे से याद कर लेना, हर एक चैप्टर में मैं ये कॉन्सेप्ट ज़रूर लेके आऊँगा, और इस चैप्टर में तो भाई पाँचों के पाँचों फॉर्म में ये कॉन्सेप्ट तो है ही है, तो 4M तो यहाँ पे याद हो ही जाना चाहिए, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, क्योंकि एक पॉइंट आपका सीधा ये, कोई भी, मैं क्या कह रहा, इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ये पॉइंट तो हर एक क्वेश्चन में रहेगा ही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में बात की ही गई है कि लिमिटेड रिसोर्स है, अनलिमिटेड रिसोर्स है, इसके बारे में बात की ही गई है, ठीक है। ठीक है, सो 4M क्या है, मशीन, मैन, मटेरियल एंड मनी, ठीक है, ये अपन को 4M याद रखने हैं।
फोर्थ पॉइंट है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। ये भी एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि भाई सिंगल पर्सन कितना ही मैनेज कर लेगा। एक सिंगल पर्सन चार्टेड अकाउंटेंट और भाई वो बीबीए मतलब वो सीए, बीबीए, एमबीए ये सब की सारी डिग्री प्राप्त करके नहीं बैठा होगा ना। मान लो एक यहीं पे जॉइंट स्टॉक कंपनी है या पार्टनरशिप फॉर्म है, वहाँ पे क्या है भाई, एक बंदा मैनेजरियल स्किल उसकी बहुत शानदार है, एक फाइनेंस देख रहा है बहुत अच्छे से, एक क्या है कि जो कस्टमर आ रहे हैं उन्हें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उनसे जेस्चर, हैंड जेस्चर और अच्छे से बात करके उसकी क्या है उसकी कम्युनिकेशन स्किल ज़्यादा बेटर है। तो ये भाई अलग अलग पर्सन की अलग अलग खूबसूरती होती है, अलग अलग उसकी कला होती है कि भाई वो कैसे अपने कस्टमर से डील कर रहा है। मान लो अलग अलग पर्सन की हो सकती है, लेकिन भाई एक ही पर्सन की अलग अलग मैनेजरियल स्किल नहीं हो सकती है। वो कितना भी ट्राई कर ले, वो अपने फुल एफर्ट भी लगा ले, फिर भी वो बात नहीं आएगी सामने जब अ ग्रुप ऑफ पीपल मिलके वो एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज है कि लिमिटेड मैनेजरियल स्किल है। यही लिखा है यहाँ पे, सिंगल पर्सन जो है उसकी लिमिटेड स्किल होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ मैनेजिंग एवरीथिंग इन हिज ओन, सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एन इंडिविजुअल टू मैनेज एवरीथिंग इफ़ेक्टिवली। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ख़त्म बात। और यहीं पे होता है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप ख़त्म। सो अब गाइज हम स्टार्ट करते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ये सेकंड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होने वाली है हमारी। सो इसको हम पहले एक बार रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम इसे समझेंगे, ठीक है। सो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज़ दैट form of business in which the business is owned and managed by the undivided joint Hindu families. Undivided joint Hindu families, ये पॉइंट याद रखना। It is owned and managed by undivided joint Hindu family. Sole proprietorship is owned and managed by single individual. And joint Hindu family business is owned and managed by undivided जॉइंट हिंदू फैमिलीज़। इसका दूसरा नाम और क्या हो सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, HUF भी आप बोल सकते हो उसे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। और ये गवर्न कौन करता है, ये गवर्न करता है द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अंडर ये गवर्न होता है, इसे गवर्न करता है द हिंदू सक्सेशन एक्ट, ठीक है। ओके, इट इज़ अ यूनिक फॉर्म ऑफ बिजनेस। ये क्या बोल रहा है, ये एक यूनिक फॉर्म ऑफ बिजनेस है। क्यों है भाई, क्योंकि इट इज़ ओनली फाउंड इन इंडिया। ये इंडिया में अकेला पाया जाता है। इसका रीज़न क्या है कि भाई इंडिया में क्या है, हिंदूज़ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए इनके लिए अलग से ये हिंदू सक्सेशन एक्ट बनाया गया है। और साथ ही में क्या है, ये ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिज़नेस भी है। ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिज़नेस, हाँ, इसका रीज़न क्या है कि भाई आज ही से बिज़नेस स्टार्ट नहीं हुआ है इंडिया में। इंडिया में क्या बहुत टाइम से बिज़नेस चल रहा है। इंडिया में नहीं, अलग अलग कंट्रीज़ में भी बिज़नेस ही एकमात्र चीज़ है जो बहुत टाइम पहले से है। भाई सर्विसेज अभी आई है, देखा जाए तो बिज़नेस ही चलता आया है पूरे वर्ल्ड में, स्टार्टिंग से लेके अभी तक भी चल ही रहा है, ठीक है। सो ये यहाँ पे इस एक्ट में क्या बात की गई है, या फिर इस फॉर्म ऑफ बिज़नेस में क्या बात की गई है कि जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है, कि जो इस एक्ट में ये बात की गई है, जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है वो हाँ, इस एक्ट में ये बात की गई है कि जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे एक अकेली जनरेशन नहीं, यहाँ इस फॉर्म ऑफ बिज़नेस में मल्टीपल जनरेशन के बारे में बात की गई है कि एक जनरेशन अकेला नहीं चला रही है बिज़नेस, बल्कि को पता चले 3, 4, 5 ऐसी जनरेशन से बिज़नेस चल रहे हैं। उसमें उसी देखो इस एक्ट में भी बोला है जब 3 सक्सेसिव जनरेशन, देखो यही लिखा है, व्हेन 3 सक्सेसिव जनरेशन एक बिज़नेस को रन करेगी, तभी इस एक्ट के अंदर गवर्न होगी वो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हिंदू सक्सेशन एक्ट बोलता है कि जब एक फैमिली में 3 सक्सेसिव जनरेशन एक ही बिज़नेस को रन करेगी तो ये इसके अंदर
ये गवर्न करेगा, ये एक्ट गवर्न करेगा उसे, द हिंदू सक्सेशन एक्ट, ठीक है। तो ये ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिज़नेस इसलिए क्योंकि ये आज से नहीं, बहुत टाइम पहले से भी फॉलो किया जा रहा है इस टाइप का ये बिज़नेस, मतलब बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे एक ही बिज़नेस कई सारी पीढ़ियों से चलता आ रहा है, ठीक है। द बेसिस ऑफ मेंबरशिप इन दिस बिजनेस इज़ बर्थ लो आप उस फैमिली में, लो नहीं, अगर आपका बर्थ हो जाए एक फैमिली में जहाँ पे ये ऐसा कुछ टाइप का बिज़नेस चल रहा है जो 3-4 पीढ़ियों से चलता आ रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपका जो टाइप ऑफ बिज़नेस है आपके यहाँ पे वो हो जाएगा जॉइंट हिंदू फैमिली बिज़नेस, ठीक है। इन अ पर्टिकुलर फैमिली एंड 3 सक्सेसिव जनरेशन कैन बी अ मेंबर ऑफ द बिजनेस। द business is managed and controlled by the eldest male member of that business, which is known as karta or manager. The decisions of the karta are blindly binding on all the members. Binding बोल दिया, blindly are blindly followed by the members of the family, ठीक है। All members have equal ownership right over the property of an ancestor and they are known as co-parcelers। देखो, the head of that business is known as कर्ता। कर्ता कौन होता है? the eldest male member। मेल मेंबर क्यों बोला है? क्योंकि भाई जो इंडिया में है ना, आज भी हर जगह नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन बहुत सी जगह आज भी जो बिज़नेस है वो मेल्स के द्वारा रन किया जाता है। और ये जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिज़नेस है वहाँ पे मेल की ही बात की जाती है कि जो हेड ऑफ दैट बिज़नेस बनेगा मेल ही बनेगा। लेकिन इसका अपोज भी किया है कई सारी स्टेट्स में। तो आप ये देखिए यहाँ पे ये है वो दया भाग और मिताक्षरा, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मेल मेंबर हेड बनेगा, दैट इज़ द कर्ता, और जो अदर मेंबर्स हो गए माइनर मेंबर्स जैसे आप कह सकते हो, उन्हें हम को पार्सलर्स के नाम से जानेंगे, ठीक है। देयर आर 2 सिस्टम ऑफ इनहेरिटेंस अंडर दिस हिंदू लॉ, दैट इज़ सिस्टम पहला है दया भाग एंड मिताक्षरा। दया भाग फॉलो किया जाता है वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आसाम, ये स्टेट याद रखो, ये पूछी जा सकती है। वेयर द दया भाग इज़ प्रैक्टिस्ड और वेयर द मिताक्षरा वॉज प्रैक्टिस्ड, वॉज नहीं इज़ प्रैक्टिस, ठीक है। दया भाग कहाँ प्रैक्टिस की जाती है? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आसाम, इन 3 स्टेट्स में ये फॉलो की जाती है। यहाँ पे क्या होता है? मेल प्लस फीमेल मेंबर कैन बी द कर्ता ऑफ दैट बिजनेस। एंड मिताक्षरा कहाँ फॉलो किया जाता है? अदर स्टेट जितनी बची इन 3 स्टेट को छोड़ के। सो मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में 28 स्टेट है जहाँ पे से सिर्फ 3 स्टेट्स में फॉलो किया जाता है दया भाग, जो है उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड आसाम। सो इसको हम हटा भी दें तो अभी भी 25 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज़ में अपन का जो मेन सिस्टम फॉलो किया जाता है दिस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का, वो अभी भी है मिताक्षरा, जहाँ पे द ओनली मेल मेंबर कैन बिकम द हेड ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का हेड अकेला मेल ही बन सकता है। इसका फॉर्मेशन के बारे में बात कर लें। फॉर्मेशन के लिए हमें चाहिए 2 मेंबर मिनिमम, 2 मेंबर तो चाहिए भाई मिनिमम। एंड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी चाहिए, यानी एंसेस्ट्रल बिजनेस चाहिए जो लगभग 3 पीढ़ियों से चलता आ रहा हो। लाइबिलिटी यहाँ पे कर्ता की होती है अनलिमिटेड, कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है कर्ता की, एंड को पार्टनर्स की होती है लिमिटेड लाइबिलिटी। इसका रीज़न है क्योंकि जो बिज़नेस ओन्ड कंट्रोल बाय कौन कर रहा है? कर्ता ही कर रहा है, वो हेड ऑफ द बिज़नेस है, और इसलिए पूरी अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है वो कर्ता की अकेली है। को पार्टनर्स जिनका किसी का तो उसमें हाथ भी नहीं है, क्योंकि भाई अभी माइनर मेंबर्स हैं, मतलब 18 से नीचे है, लेकिन भाई फिर भी उनका पूरा राइट है बिज़नेस में, उनका पूरा शेयर है अदर मेंबर्स के साथ उस बिज़नेस में, और इसलिए उनकी लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड है, जहाँ पे वो कंट्रोल भी नहीं उनके हाथ में, मैनेज भी नहीं कर रहे हैं, बस हेल्पर्स के रूप में आप बोल सकते हो कि भाई वो कर्ता के हेल्पर्स हैं, तो उनकी लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड है अप टू देयर शेयर्स।
शेयर बोले तो मान लो जितना उन्होंने पैसा लगाया, नहीं भी लगाया तो भाई लाइबिलिटी भी नहीं है। उनकी सीधी बात यह है कि उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं होगी, जितना उन्होंने पैसे लगाया है बिज़नेस में उतने ही बस उनकी लाइबिलिटी होगी, उसके आगे लाइबिलिटी नहीं होगी। कंट्रोल के बारे में हम बात करें कि जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो एल्डेस्ट मेल मेंबर यानी कर्ता के हाथ में ही है। कंट्रोल आप सीधे समझ जाओ, कंट्रोल किसके हाथ में है? कर्ता के हाथ में है, ठीक है। कंटिन्यूटी देखें तो कंटिन्यूटी की हम बात करें तो यहाँ पे डेथ, इम्प्रिजनमेंट, रिटायरमेंट, इंसैनिटी, इम्प्रिजनमेंट, इन सब का कोई असर नहीं पड़ेगा बिज़नेस पे। अगर मान लो ये सब कर्ता को हो भी जाए तो नेक्स्ट एल्डर मेंबर जो भी होगा उस बिज़नेस का वो कर्ता बन जाएगा। माइनर मेंबर की हम बात करें, माइनर मेंबर यानी कोपार्सनल्स। माइनर मेंबर आप बाय बर्थ बन सकते हो उस बिज़नेस के। अगर मान लो कोई बंदा है, उसका जन्म हो गया उस फैमिली में, तो फिर वो उस बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होगा। माइनर members can also be the member of that business as inclusion of the individual into the business occurs due to birth in the family। अगर आपका उस फैमिली में बर्थ हो गया तो आप भी उस बिज़नेस के एक पार्ट हो। हेड ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, हेड कौन होगा? करता यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इसके बाद हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। एडवांटेजेस को मेरिट, बेनिफिट्स, इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस भी कह सकते हैं, ठीक है गाइज। अब हम बात करते हैं इफ़ेक्टिव कंट्रोल। पहला पॉइंट क्या है? इफ़ेक्टिव कंट्रोल मतलब इससे क्या समझते हैं, इससे क्या समझ में आता है? इफ़ेक्टिव कंट्रोल मतलब भाई जो आप ही बताइए, कंट्रोल किसके हाथ में है इस बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का? कंट्रोल है कर्ता के हाथ में, हाँ। कर्ता कौन है? एल्डेस्ट मेंबर, हाँ। एल्डेस्ट है यानी भाई वो उसने देखा है, दुनिया को देखा है, उसने उस बिज़नेस को स्टार्टिंग से एंड तक देख रहा है, अभी तक देख रहा है। एल्डेस्ट के साथ क्या वो एक्सपीरियंस्ड है? हाँ। तो फिर कंट्रोल जो है उसके हाथ में, जो वो डिसीज़न लेगा ट्रेंड को देख के लेगा, टेस्ट को देख के लेगा, बिज़नेस को आगे रख के लेगा। तो जो डिसीज़न होगा ज़्यादा चांसेस है कि भाई जो उसने डिसीज़न लिया है वो सही ही होगा। इसलिए यहाँ पे क्या है? इफ़ेक्टिव कंट्रोल है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आई थिंक सो कि भाई कर्ता एक्सपीरियंस्ड है, उसे पता है बिज़नेस के लिए क्या सही है क्या गलत है। वो बिज़नेस को सही ही, बिज़नेस के सही ऑब्जेक्टिव से ही, अपने सही ऑब्जेक्टिव से ही बिज़नेस का अच्छा सोचेगा और अच्छा कंट्रोल के अच्छा डिसीजन लेने की पूरी कोशिश करेगा, ठीक है, जिससे बिज़नेस का ही प्रॉफिट हो, ठीक है। कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस मतलब अगर मान लो कुछ हो जाए कर्ता के साथ, उसकी डेथ हो जाए तो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर बन जाएगा हेड ऑफ दैट बिजनेस। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, जो मेंबर्स है को पार्टनर्स है उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी है, ये भी एक बेनिफिट है क्योंकि उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं होगी। देखा जाए तो सब एक ही घर के हैं तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, ये वाले पॉइंट से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इंक्रीज्ड लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन, क्या इससे समझे नहीं यार? ये मतलब इंक्रीज लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन मतलब मैंने अभी ही बोला कि ये सब एक फैमिली के हैं, उनका रिश्ता खून का है। तो यहाँ पे क्या है? लॉयल्टी तो भाई खून में ही निकलनी चाहिए। अब वो बात अलग है कि कुछ लोग पीठ में छुरा गुच्छ देते हैं, वो बात अलग है यहाँ पे, लेकिन भाई लॉयल्टी तो होगी क्योंकि एक ही फैमिली के हैं, है ना। तो ये 4 एडवांटेज थे। पहला था इफ़ेक्टिव कंट्रोल, कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स यानी को पार्टनर्स, इंक्रीज्ड लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन। ख़त्म बातचीत। डिसएडवांटेज की अब हम बात करें तो फिर पहला डिसएडवांटेज हो जाएगा कि लिमिटेड लाइबिलिटी है, पहला डिसएडवांटेज हो जाएगा लिमिटेड रिसोर्सेज। हो मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये आएगा, हर एक फीचर, हर एक एडवांटेज या डिसएडवांटेज में आएगा ये, और हर एक फॉर्म ऑफ बिजनेस में भी आएगा। पहले में हमने देखा लिमिटेड रिसोर्सेज, दूसरे में भी हमने देखा लिमिटेड रिसोर्सेज। क्यों भाई? यहाँ पे मैनेज अकेला कर्ता कर रहा है, कंट्रोल कर्ता के हाथ में है, तो फिर लिमिटेड रिसोर्सेज तो है ही।
मान लो ये भी आप सोच लो, चलो सोल प्रोप्राइटरशिप में एक मशीन थी, यहाँ पे 4 होगी, फिर भी लिमिटेड तो रिसोर्सेज है ही ना, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। अब आप बोलोगे जितनी चीज़ें चाहिए है उतना ही खर्चा आ रहा है, इसलिए लिमिटेड रिसोर्सेज ज़्यादा चीज़ें चाहिए पड़ेगी तो हम ज़्यादा रिसोर्सेज भी अवेलेबल कर सकते हैं। कितनी ज़्यादा कर पाओगे भाई, कितनी ज़्यादा कर पाओगे? अब वो बिज़नेस के साइज़ पे डिपेंड करता है, बिज़नेस के साइज़ पे डिपेंड करता है ना वो, ऑब्वियस सी बात है ना। तो यहाँ पे भी क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी 4M क्या है, लिमिटेड है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता, ये भी एक डिसएडवांटेज है, ऑब्वियसली डिसएडवांटेज तो है। डोमिनेंस ऑफ कर्ता, ये भी एक देखा जाए डिसएडवांटेज है ही, कि भाई यहाँ जो को पार्टनर्स है अपने मन की नहीं कर सकते हैं। मैनेज कंट्रोल कौन कर रहा है, कर्ता कर रहा है, उसी के हाथ में पूरे राइट्स है। तो यहाँ देखें तो एक प्रकार से यहाँ पे मुनाफी वाला सिस्टम भी हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कर्ता पे ही डिपेंड करता है कि भाई जो डोमिनेंस है वो कर्ता का होना है कि नहीं होना है, सीधी बात है। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, क्यों? क्योंकि कर्ता अकेला क्या है, मैनेज कर रहा है पूरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे। कर्ता क्या है? कर्ता इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। वेयर इज़ दया भाग इज़ एप्लीकेबल, कहाँ पे है? अभी हमने पढ़ा है कि भाई आसाम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में है। डिसएडवांटेज ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या है? एक तो भाई लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल है, ये इसके डिसएडवांटेज है। गाइस अब ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके आगे का जो पार्ट बचा है दैट इज़ द पार्टनरशिप, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे फुल्ली तरीके से। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।